नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लाइव क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा अंतर किया हुआ है। हम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हुए बीपीएससी प्री, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों तरीके के प्रश्नों को देखेंगे। जो विद्यार्थी इस समय इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे यही उम्मीद रहेगी कि आखिर तक इस लाइव क्लास को देखेंगे और प्रश्नों के पैटर्न को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या पैटर्न बदलने से क्वेश्चन बदल जाते हैं या फिर हमें एक ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग से ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों को आप आज के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया सुंदरता, लड़की, गंगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा इन विकल्पों में कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हिंदी साहित्य में पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आपको ध्यान में रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। ठीक है, तो सवाल पूछा गया भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है, आप लोगों का भी हमें उत्तर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन ए सुंदरता। अब भाववाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है उसको भी ध्यान में आपको रखना है कि जो जहां पर गुण की बात की जाए, जहां पर भाव की बात की जाए, दशा की बात की जाए या फिर अवस्था की बात की जाए, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरता एक तरीके से गुण की बात की गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है। क्रिया के स्थान पर आने वाला शब्द, विशेषण के स्थान पर आने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वनाम बचपन से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, खासतौर से 6ठी से 8वीं क्लास में, और हमारे यादाश्त के अनुसार हम लोगों का जो 8वीं का क्लास है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे उच्चतम क्लास कहा जा सकता है। जितनी गहनता के साथ, गंभीरता के साथ हमारे 7वीं और 8वीं क्लास के शिक्षक व्याकरण को बताया करते थे, शायद आगे की कक्षाओं में कम दिखाई पड़ता है। खासतौर से जितने आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे, व्याकरण आपका कमजोर होता जाएगा। तो उस जमाने में सर्वनाम संज्ञा की परिभाषा हम सभी एकदम से याद करके रखा करते थे, और वही तैयारी अब आप देख रहे हैं कि आज काम में आ रही है। शायद 8वीं के विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो आगे काम में आएगा। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया, ऑप्शन सी। संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और मुझे याद है कि उस जमाने में हम लोग रटे रहते थे, किसी संज्ञा, स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इस टाइप से याद करके रखे रहते थे। और उसी समय ऐसे विद्यार्थियों को तेज विद्यार्थी माना जाता था कि इसका व्याकरण बहुत अच्छा है। आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, काफी आपको ऊर्जा मिलेगी। अगला जो प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया 2, 6, 4, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद प्रकार हैं, और उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि कुल 6 प्रकार माने जाते हैं। और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, और उनको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। जैसे आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद आपने पढ़ा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसी तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम। ये सब आप नोट कर लीजिए, जो 6 तरीके का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सबसे महत्वपूर्ण है निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, बी हो गया। ठीक, जितने भी विद्यार्थी देरी से जुड़ रहे हैं, मतलब लेट से जुड़ रहे हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप सभी को एक बार इन प्रश्नों के बहाने व्याकरण रिवाइज हो जाए।
और हमने कम्युनिटी सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में आप सभी को कोई इस तरीके की भनक नहीं लगने दी कि आज हम किस तरीके के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से तो परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, कोई बताकर प्रश्न तो आता नहीं है। इसलिए आप जो भी तैयारी किए हैं उसी के आधार पर माथापच्ची कीजिए। अगला जो प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये धीरे धीरे क्या है? वाक्य जो दिया गया है वह धीरे धीरे चलता है। तो देखिए, इसके लिए बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि चलना क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे पढ़ाता है, वह धीरे धीरे कोई बात को समझाता है। तो ये धीरे धीरे क्या है? ये धीरे धीरे उस क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, क्रिया विशेषण। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के बहाने एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कई बार धीरे धीरे करने वाली चीजें आपको मजबूती देती हैं। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप पीछे हो जा रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो आप ठीक पढ़ाई कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के एक ही दिन में कोई किताब खत्म कर दिए और उसमें से एक लाइन भी याद नहीं हुई। इसलिए धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। मान लीजिए इसी में आ जाता कि वह तेज चलता है, तो तेज इसमें क्रिया विशेषण हो जाता। तो इसी हिसाब से आपको समझना है। यहाँ पर कोई भी वाक्य रखा जा सकता है और सवाल का उत्तर वही रहेगा। तो पैटर्न को आप समझ रहे हैं। व्याकरण पढ़ने का जो सही तरीका हो सकता है उसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। प्रकृति, काला, दयालु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेषण आपने बचपन में याद किया होगा कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। आपको नहीं पर जोर देना है। मान लीजिए प्रश्न देखा आपने और अति उत्साह में ऑप्शन बी रंग कर आप आ गए एग्जाम में, तो फिर गलत हो जाएगा। विशेषण नहीं है, इस पे बताना है। तो सही जवाब तमाम विद्यार्थियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन ए प्रकृति। काला क्या है? विशेषण है। दयालु विशेषण है। और इसमें जो प्रकृति शब्द है ये विशेषण नहीं है, बल्कि इसको आप संज्ञा के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है कर्ता, करण, अपादान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। छोटी कक्षाओं में भी संस्कृत में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो वृक्षात पत्राणि पतंति लोग याद कर लिया करते थे। अगर ये अनुवाद आता था तुरंत बता देते थे कि यही होगा, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसमें कारक पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 8 कारकों की बात की जाती है और सभी कारक का कुछ चिन्ह भी है और कुछ शब्द हैं जो कि उनको पहचानने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा इस वाक्य में से आया हुआ है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यही प्रश्न क्यों पूछा गया? इस प्रश्न को पूछने का कारण है कि इसमें 2 ऑप्शन, अगर आपकी क्लियरिटी नहीं रहेगी तो 2 ऑप्शन तक जाएंगे आप। तृतीया में भी आप देखेंगे कि से का प्रयोग होता है, द्वारा का प्रयोग होता है, और पंचमी में भी से का प्रयोग होता है। लेकिन अंतर क्या है? अलगाव। जहां पर अलगाव होता है वहां पर ऑप्शन सी सही हो जाता है, अपादान, जिसको कि हम पंचमी विभक्ति कहते हैं। इसीलिए हिंदी के विद्यार्थी को संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो कोरिलेट करके जान जाए। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सी हो गया। ठीक, जैसे वह कलम से लिखता है तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाता। तो ये अंतर जरूर ध्यान में रखिए, इसीलिए तो ये सवाल बना हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जनता, वर्षा, हवा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जितने भी प्रश्नों को आपने देखा उसमें ऑप्शन डी और ई हमेशा बरकरार रहे, लेकिन किसी का जवाब आपने नहीं देखा था। इसका मतलब यह है कि उपरोक्त में से एक से अधिक हमेशा उत्तर होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यह प्रश्न कुछ अलग ढंग का है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से
एक से अधिक। तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया और इसका मतलब यही है कि पिच भले बदल दी जाए और मैदान को भले लंबा चौड़ा कर दिया जाए, लेकिन आप खेल को खेलना जानते हैं तो किसी भी तरीके से आप अच्छी प्रतिभा दिखा सकते हैं, अच्छा खेल दिखा सकते हैं। हमने इस बार पिच को चेंज किया हुआ है, एक तरीके से स्पिन वाली पिच हमने बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा सा माथापच्ची करें, और बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता शब्द या फिर वर्षा शब्द। ये दोनों क्या है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इस बहाने आपने देख लिया। और जो ऑप्शन सी है, हवा, हवाएं हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं वर्षाएं नहीं देखा होगा, ठीक है, जनताओं का नहीं देखा होगा, जनता। और जब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा तो उन्होंने तो एक से अधिक बार जनता का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मैंने बोल्ड नहीं किया है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग डिफेंसिव मोड में रहें, किस गेंद को कैसे सम्मान से रोकना है उसको भी आपको देखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया गया सत्य, सांप, सूत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर तत्सम शब्द के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोग अच्छे से व्याकरण पढ़ रहे हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तत्सम शब्द जो है वो सत्य है। इसका अगर तद्भव है, जैसे तत्सम आए तो तुरंत आपके दिमाग में पैरेलल और उसके तद्भव भी आना चाहिए, जैसे इसका हो गया सच, ठीक है। यहाँ पर सांप जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सर्प। सूत, सूत का आ जाना चाहिए सूत्र, ठीक है। वैसे तो सूत पूत आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सूत्र भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से भी अपने दिमाग में आपको लाते रहना उसको, ठीक है। कई बार लिखने की जरूरत नहीं होती है और वो दिमाग में अपने को फिक्स करने का होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है कि कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तत्पुरुष समास है इसमें विभक्तियों का लोप होता है, और संस्कृत में आप देखेंगे तो लगभग सप्तमी तक तत्पुरुष समास होता है। जितना भी कारक है उतना एक तत्पुरुष समास जुड़ा हुआ है। अब हमें बताना कि कर्म, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कर्म कौन सा कारक हो सकता है। कर्म तो कारक है और देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति में है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संस्कृत का रोल यहाँ पर आपको अपनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जितने भी शब्द दिए गए हैं कुछ न कुछ इसमें विभक्ति का लोप है। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा किया गया, वन गमन। अब इसमें कौन सा है जो कर्म तत्पुरुष है, आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, वन को गमन, ठीक है, वन को गमन। और जैसे आपने पढ़ा होगा के को लिए, इस तरीके से के लिए शब्द पढ़ा होगा द्वितीय विभक्ति में, इस तरीके से आता है, ठीक है। कर्ता में ने, कर्म को के लिए और तृतीया से द्वारा, इस तरीके से पढ़ा होगा पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन को गमन, इसमें को क्या था, इसमें को विलुप्त था, वो इसी में छिपा हुआ था। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और ये भी प्रश्न आप देख रहे हैं कि समास पर ही आधारित है, और इस प्रश्न के बहाने कम से कम आपके 3 समास रिवाइज हो जाएंगे, जितना भी आपने समास के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 3 कम से कम आपके सामने समास तैयार हो गए। जैसा कि आप जानते हैं द्वंद्व में लगा ही है, द्वंद्व का मतलब है कि दोनों पद क्या हो, समास हो, दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष में कहा जाता है कि उत्तर पद की प्रधानता, ये देखिए अंतर हो गया यहीं पर। दूसरा पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद, और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। कई बार इसको हो सकता है कह दे कि प्रथम पद की प्रधानता। तो बस शब्द बदलते हैं लेकिन जो फार्मूला है वो नहीं बदलता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो इसी बहाने आपने 3 समासों को देख लिया। अब बाकी जो बच रहे हैं जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है
वो कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, और एक और समास है जिसमें कि तीसरा पद प्रधान होता है, वो समास हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। और एक समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 के बहाने हमने 6 समास आपके सामने रख दिया है। हमने क्या रखा है, प्रश्न ने ही इस तरीके का मौका दिया कि हमें कम से कम इस प्रश्न के बहाने 6 समास रिवाइज कर लेने चाहिए। इसीलिए व्याकरण में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कृपाण, पिनाक, तरणी। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? और ऐसे शब्द जिनके बारे में हम सुने तो रहते हैं लेकिन व्यवहार में बड़ा कम प्रयोग होता है। अब धनुष इत्यादि हम लोग जब किताब पढ़ते हैं, खासतौर से रामायण पढ़ते हैं, तभी दिमाग में आता है, या फिर महाभारत। ठीक है, तो धनुष शब्द का जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तमाम विद्यार्थियों ने पर्यायवाची शब्द एकदम से याद करके रखा हुआ है। सही जवाब हो गया पिनाक, का अर्थ है धनुष। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि कृपाण का मतलब क्या है? तलवार। तरणी का मतलब क्या है? नाव। विद्यार्थी ने लिखा नौका। ठीक है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, ये सब बचपन में आपने अनुप्रास अलंकार को याद करते हुए याद किया होगा। ठीक है, तरण, और बहुत ही एक सांस में विद्यार्थी बोलते हैं तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय, इस टाइप से। ठीक, हमें कविताएं बचपन में नहीं याद हुआ करती थी, लेकिन परीक्षाओं तक 2-4 लाइन जरूर मैं याद करके रखा रहता था ताकि कोटेशन के रूप में उसका प्रयोग करूं। ठीक है, तो इस प्रश्न के बहाने आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। राधा कल आएगी, अरे क्या कर रही हो, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण पर आधारित कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, राधा कल आएगी। ठीक है, आने के पहले, ठीक है, क्रिया के पहले कल लगने की वजह से ये क्रिया विशेषण वाक्य हो गया, इसलिए सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन दिया गया फणीश्वर, देवानंद, सुरेंद्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? और आप देख रहे हैं कि जो तीनों नाम दिया गया है, ये नाम आप सभी के गांव में कहीं न कहीं होंगे। फणीश्वर भी घूम रहे होंगे, देवानंद भी घूम रहे होंगे, और सुरेंद्र तो हर गांव में मौजूद ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी नाम है उसमें आपको संधि खोजते रहिए। अपने नामों के में भी संधि खोजते रहिए जरूर। अगर कोई सार्थक नाम होगा तो उसमें संधि जरूर होगी। ठीक है, कई बार विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि मेरा नाम फलाना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो जो सार्थक नाम है, जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुण संधि क्या है? गुण संधि सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सुरेंद्र। और गुण संधि का आप वही अर्थ लगा लीजिए। ठीक है, ए, ओ और अर, इसमें क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाता है। अब फणीश्वर का ध्यान रखिए कि फ्यूचर में कभी आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत न करे। तो फणीधन ईश्वर, फणीश्वर। देवानंद के बारे में इसको बताना ही नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। और सूरधन इंद्र, सुरेंद्र बहुत सारे विद्यार्थियों ने बता दिया, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। कुछ विद्यार्थी अपने नामों का भी पूछ रहे हैं। मैंने आप सभी से बताया कि 2 अक्षरीय शब्दों का नहीं। आप कोई बोले कि सीता में संधि विच्छेद बताइए, तब तो व्याकरण पढ़ाने वाला टीचर क्लास छोड़कर भाग जाएगा, बता ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, 2 शब्दों के मेल से बने। आजकल बहुत लोग जब नाम रखते हैं अपने बच्चों का तो बड़ा सर्च करते हैं कि क्या नाम रखा जाए। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ कर नाम रखा जाता है। कुछ लोगों का नाम बुलाने वाला ही जीवन भर चल जाता है, तो फिर उसकी संधि करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सभी नामों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, कुछ ही नामों का हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, यशोदा, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। यशोधंदा, यशधंदा, यशधंदा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
अब आप देखेंगे परीक्षाओं में, आप देखेंगे जितना मिथकीय नाम है, चाहे वो रामायण पर आधारित नाम हो जाए, महाभारत के, या फिर कृष्ण काव्य से संबंधित, वही सब घूम फिर कर संधियों में पूछे जाते रहे, ठीक है ना। तो यशोदा के बारे में पूछा गया, बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन बी यशोधंदा। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है। ये तो संधि विच्छेद हो गया, लेकिन इसमें संधि कौन सी हो सकती है। कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि इसमें विसर्ग संधि हो रही है, और भी बाकी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की संधि भी मजबूत है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि व्याकरण को रटना नहीं है। हमने देखा है कि कई बार कोचिंग सेंटर वाले ये व्याकरण पढ़ाने के लिए हजारों रुपए की फीस ले लेते हैं, लेकिन ठीक से भी नहीं समझा पाते हैं। आपको एक बार फार्मूला ध्यान में रखना है, और ये कैसे करेंगे, अपने से पढ़ेंगे तब होगा। अपने से फार्मूला बनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति का फार्मूला अलग अलग ढंग का है, इसको पहचानना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, किस प्रकार का वाक्य है। वाक्यों पर आधारित सवाल आप देखेंगे यूजीसी नेट में भी पूछा जा रहा है, और प्रवक्ता परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। इसको भी आपको याद करना है। जैसे सरल वाक्य है तो सीधे सीधे एक वाक्य रहेगा, मतलब कर्ता रहेगा और फिर क्रिया, ठीक। और मिश्रित वाक्य में देखेंगे जो, कि, ठीक है, ऐसा, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो मिश्रित वाक्य हो जाता है। और संयुक्त वाक्य में और शब्द लगा रहता है, ठीक है। ये है जानने का एक फॉर्मूला, कि पहचान जाए कि सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, और संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, कि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मिश्रित वाक्य। और हमने पहचानने के लिए कुछ शब्दों को लिखा हुआ है, आप जरूर नोट कर लीजिए, कि सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में बस एक सामान्य वाक्य रहेगा। मिश्रित में जो, कि, जबकि, ऐसा, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में और शब्द लगा रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, शुक्ल का विलोम होगा। शुक्ल, आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है शब्द, चाहे इतिहास पढ़िए चाहे व्याकरण पढ़िए, कहीं न कहीं से घूम फिर कर आ जाता है। शुक्ल का विलोम होगा, ऑप्शन दिया गया है असित, काला, कृष्ण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि इसमें शुक्ल का जो विलोम होगा, विपरीतार्थक शब्द कई बार लिख दिया जाता है, ठीक है ना। बस चीजें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसका उत्तर वही रहता है। तो बिल्कुल तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। इसका मतलब है शुक्ल को आप लोग अच्छे से याद किए हुए हैं, कृष्ण, ठीक है। वैसे देखा जाए तो शुक्ल का जो मिलता जुलता है, असित मीन्स भी काजल होता है, ठीक। कई लोगों का नाम भी है काजल, या फिर इसको काला में आप कर सकते हैं। असित मतलब जो श्वेत न हो, जिसको हम अश्वेत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो असित का मतलब ये है काला, लेकिन मिलता जुलता तो है, लेकिन कई बार हम विलोम के इसलिए पकड़ते हैं कि जैसा शब्द होता है उसी से मिलता जुलता, उसी की कैटेगरी का। मतलब अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा, अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा, तद्भव ही होगा। तो ये पकड़ने का सही तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान में रखिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष विद्यार्थी जरूर ध्यान में रखे हुए हैं, लेकिन उसको भी ध्यान रखिए और इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, अतिरंग, अंतरंग, अनुरंग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहिरंग, बहि, इसमें रंग दो शब्द से मिला हुआ है, तो बहि मतलब बाहर, वाह, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरंग। कई बार आपने सुना होगा, वो मेरे बहुत ही अंतरंग मित्र है। कोई ये नहीं बोलता है कि वो मेरे बहिरंग मित्र है, ऐसा नहीं बोलता है कोई। जब दोस्ती अच्छी होती है तो अंतरंग शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो इस तरीके से शब्द का आप ध्यान रखिए, बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल का पर्यायवाची शब्द है,
ऑप्शन दिया गया काग, सुरभि, पिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो तमाम विद्यार्थियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, पिक मीन्स क्या होता है, कोयल होता है। अगर कोई इसको अंग्रेजी में पढ़ेगा तो बोलेगा वो बहुत पीक पर, ठीक है, वो अलग हो जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार हिंदी अंग्रेजी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहार में हम अगर 10 शब्द बोलते हैं तो उसमें से 8 तो अंग्रेजी ही बोल रहे हैं वर्तमान समय में। तो ध्यान रखिए, इसीलिए पर्यायवाची कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपने ठीक से संस्कृत पढ़ा होगा तो फिर इसको आप उससे जोड़ सकते हैं। देखिए, काग मतलब काग यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक तो होता है काक, एक होता है काग। काग का यहां पर अगर आप पर्यायवाची बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सुरभि, सुरभि मतलब गाय भी होता है और सुगंध भी होता है। ठीक है, सुगंध, सुरभि मतलब। ठीक है, और काग, काग मतलब कौवा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काक मीन्स भी कौवा होता है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों शब्दों को जरूर आप ध्यान में रखिए। सर हमें आज आपकी बुक मिली, लेकिन इसमें है, कैसी बुक मिल गई आपको? ठीक है, सभी बुक्स में पूरा आंसर दिया हुआ है। जब भी किताब खरीदिए थोड़ा सा उसको आगे पीछे देखकर खरीदिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कोयल का आपने देख लिया, उसके बहाने जितने भी शब्द दिए गए थे सभी शब्दों को देख लिया। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुराग्रह, दुर्बोध, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, सही जवाब तमाम विद्यार्थी दे रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दुराग्रह। ठीक है, अगर एक चीज आप देखिए कि इसमें भी एक क्या है, संधि है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। एक तो हम लोग कहते हैं कि आपसे आग्रह है, वो जब हम अच्छी बात के लिए बोलते हैं तब, और अनुचित बात के लिए आग्रह करना मतलब दुराग्रह। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मैथिली शरण, मैथिली शरण, वाल्मीकि, वाल्मीकि। ठीक है, इसको बोलने में भी शुद्धता रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, यहाँ पर मैथिली शरण, वाल्मीकि, वाल्मीकि, इस तरीके से। बचपन के दिनों में अगर आप लोगों ने आलेख लिखा होगा, अब तो ट्रेंड बहुत सारा बदल चुका है, पहले आलेख लिखवाया जाता था और सबसे कठिन शब्द माना जाता था आशीर्वाद लिखना। जो आशीर्वाद लिख लेता था वो अच्छा माना जाता था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से आप देखिए तो ये कवियों का नाम ही दिया गया, चाहे मैथिली शरण गुप्त से जोड़ लीजिए, वाल्मीकि से जोड़ लीजिए। ठीक है, और एक ही बार 2 शब्द दिए गए उलट पलट कर इधर उधर। तो देखिए सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, मैथिली शरण। ठीक, तो ध्यान रखिए, कई बार विद्यार्थी, आजकल तो मैं कभी कभी बीए और एमए की कॉपी चेक करता हूं, उत्तर पुस्तिका, तो विद्यार्थी कभी भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। सूरदास तो 90% विद्यार्थी गलत लिखते हैं और बहुत कष्ट होता है कि आखिरकार हिंदी की स्थिति क्या है। अब वो जमाना भारतेंदु का नहीं रहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और रोना धोना शुरू होगा। अब वो भी समय नहीं रहा। आजकल विद्यार्थियों को बताइए भी तो वो सीखने की उनके में ललक नहीं है। वो मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं से परिचित नहीं है, अभी युवा अवस्था में है और बीए में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते। तो देखिए, बातों में आप लोगों ने सही जवाब दे दिया, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। पढ़ने के लिए तो सब ज्योत्सना ही है, लेकिन सही में लिखा क्या गया है? तमाम विद्यार्थी यहाँ पर इस नाम से जुड़े भी होंगे। ठीक है, कई विद्यार्थी नकली नाम से भी जुड़े हैं, लेकिन ज्योत्सना से भी जुड़े होंगे। यहां पर ध्यान रखना है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, ये तो कई बार इंटरव्यू इत्यादि में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है अब व्हाइट बोर्ड पे कि आप ज्योत्सना लिखकर दिखाइए, आशीर्वाद लिखकर दिखाइए। उज्जवल, सबसे खतरनाक जो शब्द है उज्जवल, इसको भी आपको लिखकर दिखाना पड़ता है। तमाम है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, ज्योत्सना जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अभी हम शब्दों की शुद्धता पर जांच पड़ताल कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि वाक्य कौन सा शुद्ध है। महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी, अभी 4 बजा है, सीता घर पर नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? जो शब्द है वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कवयित्री। खूब पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द आपको बतलाना है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, और कई बार तो इंटरव्यू बोर्ड में भी लिखवा दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है आप सभी को। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सीता घर पर नहीं है। ये क्या है? एक ये सरल वाक्य, एक तरीके से देखेंगे सरल वाक्य के तौर पर है, ठीक है। भले ये उसको क्या बोलेंगे, इसमें नहीं शब्द लगा है, लेकिन क्या है, सरल वाक्य में। अभी 4 बजा, अभी 4 बजे हैं, इस तरीके से होना चाहिए। तो ए और बी आप देख रहे हैं कि गलत है, बाकी सी क्या है, एकदम से सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बिछाना, अत्यधिक प्रतीक्षा करना, अधिक आदर सत्कार करना, अधिकांश संपत्ति दान करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंखें बिछाना, कई बार तो हमने सुना कि पलकें बिछाना, ठीक है, पलकें बिछाना, लेकिन यहां पर आंखें बिछाना शब्द का प्रयोग किया गया है। और जब भी आप मुहावरा पढ़ेंगे तो आंख से कई मुहावरे बने, वैसे आप देखेंगे कि हमारे शरीर से जुड़े हुए अंगों पर आधारित कई मुहावरे हैं, ठीक है। अगर आप मुहावरे की किताब खोलेंगे तो उसमें तमाम आपको दिख जाएगा वहां पर। आंखें बिछाना का सही अर्थ यहाँ पर क्या है? आप लोगों ने पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अधिक आदर सत्कार करना मतलब आंखें बिछाना। कुछ विद्यार्थी इसका लिख रहे हैं कि अत्यधिक प्रतीक्षा करना, ठीक है, अत्यधिक प्रतीक्षा करना। सही जवाब क्या है इसका? यहाँ पर बहुत ऐड आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। सही जवाब हो गया इसका, अधिक आदर सत्कार करना मतलब आंखें बिछाना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो व्यायाम, आप देखेंगे कि जो शब्द बना हुआ है वी और आयाम शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? ठीक है, व्यायाम आप देख रहे हैं कि वी प्लस आयाम, तो इसमें जो संधि है, संधि हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यण संधि। और आप पढ़े ही होंगे कि ई को य हो जाता है, ई को एड़ची, एक फार्मूला भी इसका, ई को एड़ची, ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति। विकल्प को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी भी कहा हुआ था, उसको ध्यान रखना है। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन अवहट्टा, अवहट्ट शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस तरीके से भी कुछ अलग जो तथ्य हैं वो सभी आपके दिमाग में आने चाहिए। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि इसी प्रश्न को हल करके तमाम विद्यार्थी बिहार में पीजीटी टीचर हुए हैं। इसी तरीके के प्रश्न आए थे। नॉर्मली प्रश्न शुरुआती में जो हिंदी लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज और व्याकरण पे थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न देखिए, कितना इजी प्रश्न था, और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें चयनित भी हुए, और बाद में कोचिंग सेंटर वालों ने उनको पुरस्कार सम्मान भी दिया, स्कूटी भी दिया, कार भी दिया, और अपने पोस्टर पे भी छाप दिया। यही प्रश्न था, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन सी 84। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन दिया गया जैन, बौद्ध, हिंदू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? इसका यहाँ पर सही जवाब हमें देना है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन बी बौद्ध। बौद्ध में भी आप देखेंगे कि एक वज्रयान शाखा है। अब बौद्ध आगे चलकर कई भागों में हो जाता है, ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो यहाँ पर सिद्धों का संबंध किससे है? वज्रयान से। मान लीजिए यहीं पर दे दिया होता, थोड़ा सा और इसको कठिन बनाया जाता तो वज्रयान का यहाँ पर उल्लेख हो जाता। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है? ये तो आप कोमा में रहेंगे तो भी इसको बता देंगे कि चंद बरदाई है, ठीक। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो इन प्रश्नों को मैंने रखा क्यों? अक्सर हम कथनों पर और जो भी प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्नों को हम रखते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इन्हीं प्रश्नों को हल करके आज बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। तो ऐसे पैटर्न को भी आपको देखना है, इसको आसान नहीं मानना, इसका भी उतना ही है। 2 नंबर का है तो ये भी 2 नंबर के बराबर है, ठीक है। ये परीक्षाओं में कई बार क्या होता है कि फुल टॉस बॉल दे दी जाती है, स्लो फेंक दी जाती है, तो उसमें भी विद्यार्थी या फिर खिलाड़ी की तरह आउट हो जाते हैं। तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? अब वो विकल्पों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि भाई इसको हम सही ओमार पे क्लिक करके आए, क्योंकि इस तरीके के आसान क्वेश्चन कई बार हमें रंगने में गलत हो जाते हैं, ठीक है। मुझे एक बार याद आता है कि यूपी हायर एजुकेशन का मैं एग्जाम देने गया था, उसमें पूछा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा मौलिक नाटक है। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, तुरंत विद्या सुंदर को मैं रंग दिया, तुरंत रंग दिया। अब जब मैं रंगा तभी मान लीजिए 2 नंबर मेरा कट हो गया। बाद में पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ये छोटे छोटे जो अनुभव रहे हैं, जिनकी वजह से कई बार परीक्षा में दिक्कतें होती रही, वो ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो तमाम नाम दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। अब आपको ध्यान में रखना है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति के 4 अध्यायों का अलग अलग जो नाम है और कितने प्रकरणों में बटा हुआ, वो भी कई भागों में बटा है, ठीक है। हर जो अध्याय है अलग अलग भागों में बटा हुआ है और हर अध्याय के नाम है। इसको लेकर हमने यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय विस्तार से बताया हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक नौकरी के दृष्टिकोण से और दूसरा क्वालिफाइंग के दृष्टिकोण से तैयारी करते होंगे, तो यूजीसी नेट क्वालिफाइंग और जो भी हम प्रवक्ता परीक्षाओं की बात करते हैं वो नौकरी, ठीक है। तो कहीं की पढ़ाई मतलब बेकार नहीं जाती, कहने का मतलब ये। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तमाम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन सही मायने में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा है। बाद में लोगों ने नाम चेंज किया, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2-3 किताबें लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? ऑप्शन दिया, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रामदास। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सिख धर्म के जो प्रवर्तक गुरु हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, गुरु नानक। और गुरु नानक को आप लोगों को हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है, और किस धारा के हैं तुरंत आपको अपने दिमाग में लाना चाहिए, और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक, किस परिवार से। तो पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वस्तुनिष्ठ संकलन खरीदेंगे, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आपने रखा ही होगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन दिया गया 6, 7, 8। अब ऑप्शन एकदम से लगातार वही संख्याएं दी गई हैं। अब आपको क्या करना है? सही टिक करना है, अति उत्साह में गलती हो सकती है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं आपको याद है, लेकिन थोड़ा सा एक लिस्ट करना होगा, तो इसका क्रम पूछ दिया जाएगा, ठीक। शुरुआती के कुछ कालखंडों का, अंत के कुछ कालखंडों का क्रम पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कितने महीने में, कितने समय में इन्होंने इसको पूरा किया था। रामचरितमानस को कितने समय में तुलसीदास ने पूरा किया था, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में। तो अपने दिमाग में लगा लीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने, जैसे कि जिज्ञांसु ने, बहुत पुरानी विद्यार्थी रही हैं, और जितने पुराने विद्यार्थी, मैं तो अंदर से ये आवाज आती है कि अब ज्यादा उनको इंतजार न करना पड़े, नौकरी मिल जाए। जो भी अपने हाथ में आप लोगों को करना है, बाकी तो समय के अनुसार परीक्षाएं होंगी। अब देखिए, ज्यादा लेट नहीं होगा, हो जाएगी जल्दी। तो यहाँ पर जो भी तथ्य देखिए आपके दिमाग में, वो सारी चीजें आ जाए।
तमाम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी को मैं एकदम पूरा हृदय से लगाता हूं और कोशिश यही करता हूं कि एक बार जो आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चंद्रकला जी, इसका थोड़ा और सही से आंसर दीजिए। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, इसी हिसाब से मैंने बताया भी है। बहुत सारे बच्चे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अब उनको इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी से सबको नौकरी मिले और सब लोग एक एक पोस्ट लिखें अनुराग हिंदी एकेडमी के बारे में। यही है गुरु दक्षिणा, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं तुलसीदास, नंददास, नाभादास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपके लिए सभी सवाल एकदम से बाएं हाथ के होंगे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं सवालों को हल करके आज तमाम विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन है उनको इग्नोर नहीं करना है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, नाभादास। ठीक। अगला प्रश्न है कि 12वें नायिका भेद के रचनाकार है रसखान, रहीम, कृष्णदास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12वें नायिका भेद, पहले तो ये 12वें छंद है, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, 12वें छंद। तो नायिका भेद, 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है, ठीक है, रहीम। और जैसा कि आप जानते हैं कि रहीम से प्रभावित होकर तुलसीदास और रहीम आपस में मिलते जुलते भी थे उस जमाने में, और एक दूसरे से प्रभावित भी होते थे, तो उन्होंने 12वें रामायण लिखा। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार है। अब इसको तो आप केवल रंगने में ही सावधानी रखेंगे। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये कब प्रकाशित हुआ था, ये कितने प्रकाशों में बटा हुआ है। शायद मुझे याद आ रहा है कि ये प्रकाशों में है, और 39 ये प्रकाशों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी आप अपने दिमाग में लाइए, ठीक है। ये सब मैं तब का याद किया हूं जब परीक्षाएं दिया करता था, तभी का याद है ये सब, ठीक। तो इस चीज को आप सभी को भी याद होगा, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के कवि हैं कबीरदास, विद्यापति, बिहारी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रीतिकाल, इतना आसान क्वेश्चन तो कहीं नहीं आ सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बिहारी, ठीक। बाकी को भी आप ध्यान में रखिए कि कौन किस काल का है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बस लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी तो बस आपको ध्यान ही देना है, ठीक। अब बिहारी है तो इसको ध्यान में रख लीजिए भाई, रीतिकाल में रीति सिद्ध के अंतर्गत है। मुझे 2 चीजें बिल्कुल नहीं भूलती हैं। एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ था कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो उसमें रीतिकाल था। अब बगल में बैठे हुए परीक्षार्थी से मैंने पूछा कि बिहारी रीतिकाल के ही हैं, तो उन्होंने कहा कि तब किस काल के हैं। तो वो देखने लगे कि रंगे हैं सही कि नहीं। हमने कहा इतना आसान सवाल क्यों पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल रहना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अगला जो प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकते हैं जिन्होंने कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की और सीधे वो परीक्षा हॉल में घुसते हैं और देना शुरू कर देते हैं। जो विद्यार्थी समय से लेकर तैयारी किए हुए हैं, टाइम लिए हैं, तो वो सही जवाब तक चले जाएंगे। अब इसमें क्या करना है कि इसका एक दूसरा नाम है, उसको आपको याद रखना है, कब इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी के बारे में इसमें है, कथन कई बार पूछा जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। न बोली का पुट और क्या क्या इस तरीके से कुछ शब्द हैं, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो ठीक है, आपको आपकी तैयारी में कॉन्फिडेंस लाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया गया चिंतामणि, ठाकुर, भूषण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शिवराज भूषण, तुरंत आप बता देंगे कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भूषण। लेकिन कई बार घुमाकर सवाल पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ये कठिन सवाल हो जाता है। तो ये अलंकारिक ग्रंथ है और इसमें लगा हुआ है भूषण। आप देखेंगे कि एक तो कवि भूषण से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये ग्रंथ किस टाइप का है, अलंकारिक ग्रंथ है। ये कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय काव्य पंक्ति के रचनाकार है बिहारी, मतीराम, केशव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल आप लोगों ने याद कर रखा है इसको। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए,
कवि बिहारी, जो कि सिर्फ एक ही रचना लिखे, बिहारी सत्यई। एक विद्यार्थी का मैं कमेंट देख रहा था, उन्होंने लिखा कि इसमें कुल कितने दोहे हैं, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग इसको माना हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से 700, 713, 719 के बीच में वो है, अलग अलग आचार्यों ने माना हुआ है। तो आपको प्रश्न के मुताबिक बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इतना इसमें दोहा है, जब क्लियर ही नहीं तो कहां से कोई बताएगा। मिश्र बंधुओं ने 700 माना है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माना है, और मोटे तौर पर 719 माना जाता है। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन दिया गया नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी को बताना है, यानी कि व्याकरण से सवाल है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिरकार होता क्या है। तो पहले हम यहाँ पर जवाब देख लेते हैं। तमाम विद्यार्थी इसका सही जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक से अधिक है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि बी और सी दोनों ऑप्शन इसमें क्या है, एक से अधिक के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो दो संज्ञाओं को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वहां उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसी से मिलता जुलता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जब किसी एक ही प्रकार, ये दोनों अंतर जरूर आप अपने दिमाग में रखेंगे, एक ही प्रकार की वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के बारे में बातचीत की जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नदी है अब वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, ठीक है। और जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, झेलम, अगर आप जेएनयू जाएंगे तो तमाम हॉस्टल्स के नाम नदियों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जितनी भी नदियां हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर वहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जातिवाचक में घर हो गया, मनुष्य हो गया, या फिर नदी, पहाड़, तो ये जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक क्या है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब बातचीत की जाए तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया है मैं, तू, वह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष, फिर इसके बाद अन्य पुरुष, इस तरीके प्रथम पुरुष बल्कि इसको कह लें। तो उत्तम पुरुष हमें यहाँ पर बताना है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया ऑप्शन ए, मैं, ठीक है। मैं क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत है। अंग्रेजी में भी आपने पर्सन पढ़ा होगा, तो उसी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुकान पर कोई नहीं था, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमें कारक बताना है। तो कारक चिन्हों को या फिर कारक की जो विशेषताएं हैं, अगर वो आप अपने दिमाग में रखते हैं तो तुरंत आप बता देंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब बताए हैं अधिकरण में, ठीक है, में, पै, पर, इस तरीके से आपने अधिकरण सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ा होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि कारक से घुमा फिराकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वाक्य के आधार पर पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले बार हमने पढ़ा था कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पर दुकान पर कोई नहीं था, तो पर शब्द आने से क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम का मतलब कि जो संस्कृत शब्दावली से सीधे सीधे उठा लिए गए हों उसको हम
तत्सम कहते हैं। और इसमें भी एक तरीके से आप देखेंगे कि दो शब्द मिले हुए हैं, तत्सम, उसी के समान। ठीक, तो क्या हो गया, तत्सम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया बच्चा, पुष्प, 14, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तुरंत आप लोगों ने कैच कर लिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पुष्प। पुष्प क्या है, वो तत्सम है। बाकी जो चाहे ए है ये तद्भव में आ जाएगा। 14 अक्सर हम जो भी गिनती पढ़ते हैं अब वो तत्सम में तद्भव में ही है। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो चतुर्दश आप कह सकते हैं, तब ये तत्सम में होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, पुष्प जो है इन विकल्पों में तत्सम है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द के बारे में बात करना है। निरपराधी, प्रामाणिक, महत्व, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को आपको काफी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है, मैं देखना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब यहां पर बता पा रहे हैं। ठीक है, तमाम लोग बता रहे हैं कि शुद्ध शब्द हमें यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई विद्यार्थी अभी तक इसका सही जवाब, हाँ एक विद्यार्थी सबसे पहले यहां पर दिया, बीनू सरोज ने इसका सही जवाब दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको बड़ा ध्यान से देखना है। निरपराधी शब्द कोई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, निरपराध शब्द होता है। ठीक, प्रामाणिक शब्द है। ठीक है, इसमें प्रामाणिक होना चाहिए। और महत्व अक्सर हम लोग लिखते हैं लेकिन वो गलत ही लिखते हैं। ठीक, यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये शब्द सही है, यानी कि जितने भी इसमें शब्द दिए गए हैं कोई भी शब्द इसमें सही नहीं है। ठीक है, और देखिए यहां पर तो निरपराध, प्रामाणिक विकल्पों में आए हुए हैं, महत्व भी विकल्पों में आया हुआ है। कई बार तो ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ये सभी जो शुद्ध शब्द है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ई हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ये हमें बताना है। निकृष्ट, अधम, नीच। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, मिलता जुलता, उसी से मिलता जुलता जो शब्द है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तमाम विद्यार्थियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन ए हो गया। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया। लेकिन आगे मान लीजिए आ जाए, अधम का आ जाए, तो आप क्या बताएंगे उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नीच का, ठीक है, इसको आप उच्च में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी सवाल आ सकते हैं, कभी कभी आते रहते हैं घूम फिर कर। खासतौर से अधम वाला तो यूपी टीजीटी पीजीटी में खूब आता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे में भी ये आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़े। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य के बारे में हमें बात करना है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कई बार हम सब वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो केवल संप्रेषण के दृष्टिकोण से करते हैं कि हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। लेकिन जब भी शुद्धता की बात होती है तो वो प्रश्न के हिसाब से, पेपर के हिसाब से ही होती है। ठीक है, तो चाहे वो शब्दों की बात करें, चाहे वाक्यों की बात करें, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो आप देखेंगे रोज व्यावहारिक जीवन में हम सब लगभग अशुद्ध ही बोलते रहते हैं, बस परीक्षाओं में हम ध्यान रखते हैं कि कैसे सही करें। तो जब हम व्यावहारिक रूप में रोज ध्यान देंगे कि ये शब्द ऐसे उच्चरित होगा या फिर वाक्य ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, तो वो है। जैसे मैं कई बार सुनता हूं, लोग बोलते हैं कि वहां पर गोली चला है, वहां पर बम फूटी है। इस तरीके से शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कई बार, लेकिन जब हम सही बोलेंगे तभी सही वाक्य को पकड़ पाएंगे। तो देखिए यहां पर वाक्य दिया गया है, किसी भी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य जाएंगे। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें जो सही वाक्य वो कौन सा है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाई नहीं दे रहा है? बहुत सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं कि क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी घटा लीजिए, और ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। अब शायद आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चूंकि हम रात में जब लेते हैं इसका लाइव क्लास लेते हैं, तब तक आप लोगों का डेटा खत्म हो चुका रहता है, तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से आती है। ठीक है, तो तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, अब सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, मुझे ऐसी उम्मीद है। शुद्ध वाक्य आप लोगों ने पकड़ लिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अक्सर आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं अनेकों, अनेकों शब्द क्या है यहाँ पर, गलत है। कई बार लोग बोलते हैं कि अनेकों बार हमने आपको मना किया, वो क्या करते हैं, गलत बोलते हैं। तो अनेक शब्द आपको ध्यान रखना, अगर यहीं पर अनेकों होता तो ये भी वाक्य क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब ये सब वाक्य कैसे गलत हो गए, किसी भी आदमी को भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आके इस वाक्य को गलत कर दिया, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है, चाहे इसमें से कोई एक शब्द क्या है, अधिक है, इसकी वजह से ये अशुद्ध हो रहा है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, जीवन, अमृत, पानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो आप जानते हैं कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर जल के दो पर्यायवाची हैं, एक तो अमृत है, अमृत की मीनिंग भी जल होती है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और पानी तो है ही। ठीक है, तो इनके वजह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया, एक से अधिक। ठीक है, तो ये चीज है। तो अक्सर हम अमृत को उसके हिसाब से जोड़ते हैं, मधु के हिसाब से जोड़ लेते हैं, लेकिन जल भी होता है अमृत मीन्स। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जहां लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, मेला, सम्मेलन, मेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही मायने में देखा जाए तो तीनों शब्द आपको लगेगा कि यहां पर तो लोग मिलते जुलते हैं। ठीक, मेला में भी लोग मिलते जुलते हैं और मेल जोल भी करते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन बी है, सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो उसको बोलते हैं सम्मेलन। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। सम्मेलन उसी को कहा जाता है जब बराबर के लोग आपस में मिले, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन, जिसको समिट बोला जाता है, न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, और कई बार पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन भी होता है, मिलन समारोह। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, जहां लोगों का मिलन हो उसको बोलते हैं सम्मेलन। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है, झमेले में पड़ना, चैन मिलना, विघ्न आना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। खटाई में पड़ना, नॉर्मली हम अपने सामान्य जीवन में भी इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, झमेले में पड़ना या फिर संकट में पड़ना, खटाई में पड़ना। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। अभी तक आपने देखा व्याकरण के सवाल थे और कुछ उसमें अच्छे सवाल थे, लेकिन आगे जितने भी सवाल दिए गए आपको ये नहीं लगेगा कि आप बीपीएससी ट्री या फिर किसी प्रवक्ता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
इन प्रश्नों को लेकर ये सब प्रश्न आसान वाले में आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी सिलेबस देखिए, चाहे वो डीएसएसबी का देखिए, चाहे राजस्थान का देखिए, बिहार का देखिए, उत्तर प्रदेश का, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि घूम फिरकर हर एग्जाम में आते हैं। उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो प्रायः पूछते हैं कि सर तैयारी तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किसको याद रखें, किसको याद नहीं रखें। तो देखिए, परीक्षा गुरु कई बार अब हो सकता है कि प्रथम उपन्यास के रूप में कभी कभी आ जाए, कभी कभी प्रकाशन के रूप में आ जाए, कभी प्रथम नॉवेल के हिसाब से आ जाए, कभी पात्रों को लेकर भी सवाल आ सकता है। यानी कि आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो परीक्षा गुरु उपन्यास को हर एंगल से देखिए। कभी शुक्ल जी के भी कथन के तौर पर आ सकता है, तो इसको नॉर्मली मत मानिए, इसको नोट करिए कि एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रख के जाना है हर एंगल से। आप सभी को हमने मौका दिया था विकल्प को पढ़ने के लिए, पढ़ भी दे रहा हूं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उपन्यास है तो कोई एक ही लेखक होगा। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। मैं चाहता तो इस प्रश्न का उत्तर देकर आगे बढ़ जाता, लेकिन हमें उस की पॉइंट को पकड़ना है। इसीलिए तो आप सभी हमसे जुड़ते हैं की पॉइंट्स को पकड़ने के लिए, ठीक है? नहीं तो आगे हम बढ़ जाते। लेकिन ध्यान रखिए, परीक्षा गुरु को हर एंगल से तैयार करके जाइए। इस बार केवल लेखक के रूप में पूछा गया, आगे प्रकाशन के तौर पर पूछा जा सकता है, या फिर प्रथम नॉवेल अंग्रेजी ढंग के नॉवेल के हिसाब से पूछा जा सकता है, शुक्ल जी के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भारत भारती कितने भागों में बटा हुआ है, कब इसका प्रकाशन हुआ था, किसके वजह से मैथिली शरण गुप्त अब हिंदी साहित्य में छा गए थे, या फिर उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अभी परीक्षा गुरु जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, भारत भारती भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और ये सवाल आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ट्री में भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, हर एंगल से भारत भारती को देख कर जाइए। हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत भारती किस कालखंड में लिखी गई है, तो द्विवेदी युग आप जरूर ध्यान में रखिए। तमाम विद्यार्थी इसके खंडों के बारे में बता दिया, वर्तमान खंड, अतीत खंड, भविष्य खंड। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करिए, चाहे प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करिए, हर जगह एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बारीकी को जरूर ध्यान में रखिए, आपकी तैयारी अच्छी दिशा में चलेगी। क्योंकि हम आप सभी को अपने फैमिली के रूप में देखते हैं, तो चाहते हैं कि ऐसी चीज बताई जाए कि आपको लगे कि नहीं, इतना ही पढ़ेंगे, इस एंगल से पढ़ेंगे तो सही मायने में सफलता तक पहुंचेंगे। हमें कोई आप सभी को लूटना नहीं है, आप सभी को लेकर अलग अलग बैच नहीं चलाना है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबको एकदम से दिमाग में फिक्स कर देना है कि वो सफलता तक पहुंच जाए। बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके अगले प्रश्न के ऊपर। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार है। ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है। ऑप्शन दिया गया यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पूरा रटा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि प्रेमचंद है। लेकिन आपके दिमाग में और क्या आना चाहिए कि कब इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसमें कथा वस्तु क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन है, कौन ग्रामीण पात्र है, कौन शहरी पात्र है, जो जमींदार है उनका असली नाम क्या है। मैं चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी जरूर एक बार कमेंट करके बताए कि गोदान के जमींदार का असली नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नॉर्मली तो इसका यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, छायावाद का समय प्रायः माना जाता है 1900 से। देखिए, कोई विद्यार्थी लिख रहा है कि राम कृपाल उनका नाम था। गोदान के जमींदार का नाम राम कृपाल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, एक बार आप जरूर ध्यान से इसको करिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीरियस बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है
कि छायावाद का समय प्राय माना जाता है 1900 से 1915, 1918 से 1936, 1900 से 1936। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने सवाल पूछा था गोदान के जमींदार का, ठीक है ना, उसका जो नाम बताएगा उसका नाम मैं जरूर लूंगा। राय साहब तो उनका बिल्कुल नाम नहीं, उनका एक अच्छा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। छायावाद का जो समय हो गया आप लोगों ने बता दिया, ऑप्शन बी 1918 से लेकर 1936 ईस्वी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया सुदामा पांडे, धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर, विनोद कुमार शुक्ल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया, सुदामा पांडे, धूमिल। कई बार तो धूमिल का भी पूरा नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो संसद से सड़क तक आप देखेंगे यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है। आज जब क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला एक्सपर्ट ही बना दिया है उसको। बड़ा अच्छा पेपर बना था, लेकिन नॉर्मल ही सवाल पूछे गए, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सुदामा पांडे, धूमिल। संसद से सड़क आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कब प्रकाशित हुआ था, कितनी कविताएं हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण कविताएं, ये सब आना चाहिए। तमाम विद्यार्थियों ने अमरपाल सिंह जो राय बहादुर जमींदार थे उनका नाम बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ इसी में विद्यार्थी भुलवा भी रहे हैं, कोई माता दिन बता रहा है, कोई झिमुरी सिंह बता रहा है, कोई होरी भी बता रहा है। तो प्लीज इस तरीके की तैयारी आप मत कीजिए, सही सही तथ्यों को ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं सुदर्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेद प्रकाश मिश्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसने कहा था, अब आप देखेंगे ये भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी। अब सबसे ज्यादा इससे सवाल पूछा जाता है कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1915, सरस्वती, ये सब आप जानते होंगे। और किसने इसको हिंदी की आधुनिक कहानी माना हुआ है, ठीक है, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, ठीक। और फिर फ्लैशबैक पद्धति पर इसको लिखा गया है, ये भी आता है सब, ठीक है ना। तो ये तथ्य आपको आ जाने चाहिए। अब आंसर मैं क्या बताऊं, उसने कहा था आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, लेकिन अन्य तथ्य आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। अन्य तथ्य आएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियों को लेकर ही कहानी विधा में अपने को अमर कर लिया, और जहां प्रेमचंद ने 300 से ऊपर कहानियां लिखी। ये बड़ा ही मतलब आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 3 कहानी लिखकर उसमें से उसने कहा था कहानी को लिखते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हर पाठ्यक्रम में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया काव्य, कहानी, उपन्यास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि कामायनी क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, काव्य है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से सर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखना है, कौन सर्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक। और क्या क्या कथन रहे हैं, पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, ये सब भी सवाल बनाया जा सकता है। तो कामायनी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी हमने परीक्षा गुरु से लेकर कामायनी तक चर्चा की है, आप देख रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं, इनसे सवाल आते ही आते हैं। तो आपकी जो भी वो चिंता रहती है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो कम से कम इन रचनाओं को आप जरूर पढ़कर जाइए, यहाँ से सवाल आने तय हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं कुछ कुछ सवाल पूछा हूं, विद्यार्थी कमेंट करके बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तार सप्तक आप देख रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा शब्द है तार सप्तक, लेकिन जब आपको एक जानकारी होगी कि अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया और वो सप्तक कब कब प्रकाशित हुए थे, ये सारी चीजें अगर आपको मालूम रहेंगी और उनमें कौन कौन से कवि हैं, तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में
यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। इनके बिना कोई भी प्रश्न पत्र अधूरा है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सप्तक है और उसको हम नई कविता से जोड़कर देखते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। सामान्यतः तो इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे, लेकिन मान लीजिए इसी से जुड़ा हुआ और कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वहां पर आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। मैं की पॉइंट्स पर जोर दे रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये न लगे कि टाइम किल हो रहा है। मैं भला आप सभी का टाइम कैसे किल कर सकता हूं? मैं आपसे तो केवल 40 से 45 मिनट ही मिलता हूं, 1 घंटा भी नहीं मिलता हूं, और आपके पास तो 24 घंटे है। आप कितने घंटे रील्स देख रहे हैं, कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, कितना लाइब्रेरी में, कोई हमें नहीं जानकारी है। तो इसलिए टाइमिंग को मत, चीजों को, की पॉइंट्स को समझिए। हो सकता है कि यही चर्चा परिचर्चा आपके जीवन को बदल दे और जो भी प्रश्नों के अलावा अन्य तथ्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो परीक्षा में आ जाए। ठीक, तो सभी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। नहीं, कई विद्यार्थी हैं जो लिखते हैं कि आप बहुत टाइम हमारा किल कर दिए। मैं कैसे टाइम किल कर सकता हूं? अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। न जाने ऐसा लग रहा है कि कोई यूजीसी नेट का सिलेबस उठा लिया था और लगातार। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये बीपीएससी ट्री जो तीसरा चरण हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर हमने लिया हुआ है। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि बीपीएससी ट्री की तैयारी हम कैसे करें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। आप प्रश्नों को देखिए, उसके हिसाब से अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को रखिए और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल सही जवाब तक आपको क्लिक करना है। लेकिन इसी के बहाने आपको ध्यान में रखना है कि तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, मारे गए गुलफाम, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और कौन कौन 3 कस्में खाई गई थी, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिए। या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहानी किस इलाके की है, आंचलिकता भी इसमें है। तो अन्य तथ्यों को भी देखिए। फणीश्वरनाथ रेणु तो सभी लोग बता देंगे कि भाई तीसरी कसम उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, हर एंगल से प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया कहानी, उपन्यास, नाटक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे ही मैला आंचल की चर्चा शुरू हुई, तमाम विद्यार्थी इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर, इसकी भूमिका को लेकर, इसके जो भी पात्र हैं उन पात्रों को लेकर, इसकी जो आंचलिकता है उसको लेकर, और जिस इलाके की कहानी है, तमाम कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। ठीक है, लेकिन सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया कि ये उपन्यास है, मैला आंचल। और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार किसी उपन्यास की भूमिका में अंचल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पहले भी कई उपन्यास लिखे गए, जैसे देहाती दुनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें भी आंचलिकता है। लेकिन पहली बार किसी रचनाकार ने खुलकर कहा कि हम आंचलिक कहानियों को लिख रहे हैं या फिर आंचलिक विषय वस्तु बना रहे हैं। तो हमने देहाती दुनिया यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी जरूर कमेंट करके बताए कि देहाती दुनिया आखिरकार किसकी रचना रही है। ठीक है, तमाम विद्यार्थी इसको लिख रहे हैं। शिव पूजन सहाय, सोनिया प्रजापति ने इसको बिल्कुल सही बताया, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय। ठीक, कुछ विद्यार्थी होंगे जो इसका प्रकाशन वर्ष भी बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि आप लोग बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैला आंचल विधा तो आप ध्यान में रखिए कि उपन्यास है। बाकी सारी चीजें ध्यान में रखिए, प्रकाशन वर्ष, पात्र योजना, संवाद योजना किस जगह की है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। ठीक है, तमाम विद्यार्थियों ने इसको बताया तो अच्छा लगा। अगला जो प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कवि वचन सुधा, तो इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1868 में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन किया गया। फिर 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन
का संपादन किया गया, ठीक है ना। इस तरीके से हरिश्चंद्र चंद्रिका क्या उसका नाम हो गया, ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद 1874 में बाला बोधनी। अभी इस बार कवि वचन सुधा आ गया, आगे ये सब आ सकता है जो मैं लिख रहा हूं, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। बात यहाँ पर कवि वचन सुधा की हो रही थी, जो कि जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, लेकिन इसके साथ जितने भी नाम दिए गए, जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का नाम क्या था, जय बालकृष्ण भट्ट का की पत्रिका जो थी उसका नाम क्या था, ये सब चीजें भी ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर प्रताप नारायण मिश्र भी इन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो केवल कवि वचन सुधा तक मत सीमित रहिए, इन सबको भी अपने दिमाग में रखेंगे, कहीं ना कहीं से ये सब आ ही जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करके जाना है, आपको अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब तो हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो निराला की साहित्य साधना, आंसर आप सभी के दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल तमाम विद्यार्थी इसका सही जवाब बता रहे हैं कि ऑप्शन बी रामविलास शर्मा ने लिखा। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक जीवनी विधा में है, और किसकी जीवनी है? निराला की है, और 3 खंडों में बटी हुई है। अब इसके प्रकाशन कब कब हुए थे, ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। 3 खंड है, कब कब है, विद्यार्थियों ने लिख दिया कि कब कब ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो सकता है कि इस बार बीपीएससी अगर अपना पैटर्न थोड़ा सा और हाई करे, तो जो जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं वही सभी चीजें आपको विकल्प में दिखाई देंगी, ठीक है ना, वही चीजें आपको विकल्प में दिखाई देंगी, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष को थोड़ा सा आप लोग और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक, इस तरीके से। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऐसा आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को ही एकदम से उठा लिया गया है? कहने के लिए है बीपीएससी ट्री का ये क्वेश्चन पेपर, लेकिन पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस को उठाया गया। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो जैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आया, तो इनके अन्य रचनाओं को भी आप जरूर ध्यान में रखिए, जैसे इनकी एक रचना गीत फरोश, ठीक है, गीत फरोश है। और भवानी प्रसाद मिश्र को आप देखिए कि क्या किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं, प्रभाकर माचवे भी किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं। ये सब भी आप अपना दिमाग कैंची की तरह जरूर दौड़ाइए कि अगर गाहे बगाहे क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादा तेज चलने की कोशिश मत कीजिए, अभी मैं सीरीज के फुल पर आऊंगा। आप लोग यही तेजी कई बार पैर को मोड़ देती है और फिर आप दौड़ में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इतना तेजी से आपको नहीं आगे बढ़ना है, हम खुद आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। सतपुड़ा के जंगल आपको ध्यान में आ गया होगा, जिन जिन प्रश्नों की तरफ हमने इसको बताया है वो सब आप जरूर ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के बारे में विद्यार्थियों ने बताया, अच्छा लगा, बाकियों को भी ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, शिरीष के फूल की रचना की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिरीष के फूल आप देखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शिरीष के फूल पर लिखा, इसी तरीके से उन्होंने अशोक के फूल नाम से भी एक निबंध लिखा है। और ये किस टाइप के निबंधकार थे, ये सभी चीजें आप जान ही रहे हैं कि ललित निबंधकार थे। कई बार तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अशोक के फूल का प्रकाशन कब हुआ था, यह भी सवाल खूब पूछा जाता है। अभी पूछा गया शिरीष के फूल, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है। इसी तरीके से इनके कुछ निबंध जैसे कुटज कई बार पूछा जाता है, या फिर देवदारू पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। ये सब सिलेबस में अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है? अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में रेणु पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बात हो रही है बिहार की और रेणु का संबंध है
तो आपने देखा कि एक से अधिक क्वेश्चन रेणु से पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो रेणु को एकदम से आप नोट करके रखिए, हर एंगल से नोट करके रखिए। ऋण जल जल धन इस सब भी याद करके रखिए कि कौन सा उनका रिपोर्टाज है, क्या है, ठीक है ना, हर एंगल से। क्योंकि शुरुआती दौर की जो परीक्षाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत आसान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को पता चलता है कि यहाँ पर भी अब नौकरी मिल रही है, तो परीक्षाओं का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कंपटीशन भी बढ़ने लगता है, कट ऑफ भी हाई जाने लगती है। शुरुआती दौर में तो जिन लोगों ने परीक्षाएं दी उनके लिए आसान रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कठिन है। तो फंसानाथ रेणु रचित नहीं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिया गया संबंधिया, ठेस, हार की जीत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमें नहीं वाला देना है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, हार की जीत। और तमाम विद्यार्थियों ने हमारी मोटिवेशनल भरी बातों को सुनते हुए आंसर पर अपने को कंसंट्रेट किया। हम भले इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की नजर उस मछली की आंख पर है। हार की जीत उन्होंने बता दिया कि सुदर्शन द्वारा लिखी गई, और सुदर्शन का असली नाम आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगर असली नाम आप लोग देंगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे। मैं चाहूंगा कि सबसे अब आगे कौन बताता है इसको, ठीक है। देखिए, पेपर देखने में जरूर आसान लग रहा है, लेकिन कई बार आसान पेपर घातक हो जाते हैं। कौन कहेगा कि यूपी हायर एजुकेशन का भी जो पेपर हुआ था वो बहुत कठिन था ट्रिकी था, वन लाइनर था, उसको बहुत भारी भरकम तो नहीं माना जाएगा, यूजीसी नेट के लेवल के बराबर नहीं माना जाएगा। मैं चाहूंगा जी, बिल्कुल, हिंदी लिटरेचर नाम से जो भी विद्यार्थी है, उसने बताया बद्रीनाथ भट्ट। तो सुदर्शन भी एक छद्म नाम ही एक तरीके से देखा जाए, हार की जीत। और तमाम विद्यार्थियों ने बता दिया कि बाबा, इसमें कौन बाबा थे, ठीक है, बाबा खड़क सिंह का नाम इसमें है। आप लोग बचपन के दिनों में पढ़े होंगे जी, बिल्कुल, परिवर्तन, हृदय परिवर्तन की कहानी है, जिसको कि एचपी भी कहा जाता है। कुछ विद्यार्थियों की बहुत पैनी नजर है, अगले क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। अब मैं कितना गैप दूं कि अगला क्वेश्चन ना दिखाई दे। मैं तो पसीना छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पैनी नजर बनाए हुए हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बादल राग कविता के रचनाकार है। ऑप्शन दिया गया शमशेर, त्रिलोचन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बादल राग कविता के जो रचनाकार हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है कि शमशेर का भी संबंध किसी न किसी सप्तक से जरूर है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी जरूर इसको कमेंट करके बताए कि भाई त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, खूब पूछा जाता है ये। निराला जी के बारे में आप लोगों ने बता ही दिया, तो इस एंगल से भी आपको देखना है। और एक चीज आपको देखना है कि बादल राग निराला ने जरूर लिखा है, लेकिन बादल प्रतीक सर्वाधिक प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया है, और वो है महादेवी वर्मा, ठीक है। उनकी कविताओं में बादल वदल बहुत आते हैं, दीपक का भी बहुत प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, प्रमोद ने बिल्कुल सही जवाब बताया, वासुदेव। एक विद्यार्थी वासुदेव नंदन बता दिया, बिल्कुल गलत है, वासुदेव सिंह नाम है त्रिलोचन का। देखिए, आप लोग इस तरीके से कमेंट करेंगे जिम्मेदारी के साथ नहीं तो अच्छा नहीं, ठीक है ना। तो दिक्कत हो जाती है कई बार, लेकिन लिखिए, तमाम विद्यार्थियों को पता है त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए हमने आप सभी का ध्यान उधर ले लिया। अगला प्रश्न है कि कफन कहानी के लेखक हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, ममता कालिया, भगवती चरण वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कफन कहानी के लेखक के बारे में तो हमें बात ही नहीं करना है, तुरंत आप लोगों को पता होगा कि सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रेमचंद। लेकिन आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि कफन 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, और एकदम से यथार्थवादी जो कहानी है प्रेमचंद की, सबसे उच्चतम शिखर की, वो इसको माना जा सकता है, ठीक है। ये एक तरीके से संस्कृति पर चोट भी है, भूख की कहानी है, संवेदनहीनता की कहानी है। और देखेंगे दलित डिस्कोर्स में दलित आलोचकों ने इसको बहुत ही निशाने पर लिया हुआ है, ठीक। तो पात्र योजनाओं को भी ध्यान में रखिए, कुछ इसके महत्वपूर्ण कथन उनको ध्यान में रखिए, और प्रेमचंद की अंतिम कहानी के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ने लिखे कि घीसू माधव बुधिया, कुछ ने लिखा कि बुढ़िया। तो आप ध्यान रखिए, जो लिख रहे हैं कम से कम उसको सही लिखिए। हो सकता है कि जल्दी जल्दी आप लोग लिख रहे होंगे, अच्छी बात है,
ठीक है, तो हर एंगल से इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अगला जो प्रश्न है, जहां कोई वापसी नहीं के लेखक हैं। ये नया प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। जहां कोई वापसी नहीं, ठीक है, जहां कोई वापसी नहीं के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, जहां कोई वापसी नहीं, सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं। और ये आप लोगों को एनसीईआरटी में एक बुक लगी रहती है अंतरा, उसी में आपको पढ़ना भी है, वहां पर ये चैप्टर के रूप में है। ठीक है, निर्मल वर्मा द्वारा ये लिखा गया, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और अंतरा नामक पुस्तक है, उसमें ये संकलित भी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक हैं। ये भी आपके लिए नया प्रश्न है। प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, शायद ये प्रश्न आज हम नहीं पूछते तो आज की ये प्रश्नोत्तरी लाइव क्लास अधूरा रहता। इसका जो सही जवाब है, मैंने संकेत कर दिया है, बहुत सारे विद्यार्थी जान गए। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल का आपने उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा, किताबों को पढ़ी होगी, लेकिन ये मेरे लिए खुद एक नया प्रश्न था। अभी तक हमने बहुत गहन अध्ययन किया शुक्ल जी पे, लेकिन मुझे नहीं मिला था ये प्रश्न। अब पता चला कि ये उनका आत्मकथ्य है, प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने केवल 29 यानी कि 30 में एक कम क्वेश्चन को लेकर आप सभी के सामने डिस्कस किया, और इस उम्मीद से किया कि प्रश्न भले आसान हो, लेकिन ऐसे प्रश्न हो जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हों। तो क्यों ना हम परीक्षाओं से पहले उनके बारे में विस्तार से पढ़कर जाएं। और उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को आप जरूर ध्यान में रखे होंगे। इन प्रश्नों को न केवल प्रश्न के रूप में, बल्कि इनको महाप्रश्न के रूप में आप अपने दिमाग में रखिए, और जाकर क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि फला सर ने बिल्कुल सही कहा था कि पढ़ना तो है ज्यादा, लेकिन ठोस ठोस रचनाओं को अगर आप पढ़ के विस्तार से जाते हैं तो मुश्किल दौर में भी, संकट की घड़ी में भी 10 से 15 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि पॉपुलर क्वेश्चंस के रूप में नहीं था, और आगे किसी भी एग्जाम में वहां से सवाल नहीं आएगा। तो व्याकरण को भी हमने देखा और साहित्य को भी देखा। आप लोगों ने समय निकालते हुए इसको बहुत ही धैर्य के साथ देखा, प्रश्न को बीच में पूछे गए प्रश्नों का अच्छे से जवाब भी दिया, अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि पुराने विद्यार्थी किए होंगे, और जो बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको लग रहा है कि सब्सक्राइब करना उतना जरूरी नहीं है, देख लिया करते हैं, अब वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संख्या को बढ़ाना भी मनोबल को बढ़ाने की तरह होता है। और जो नए विद्यार्थी हैं, अतिथि के तरह कभी कभी आते रहते हैं, उनसे भी विनम्र गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नए मित्रों को जरूर बताएं। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।